नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना से बिगड़े हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 16 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि कुछ चीजों को सशर्त छूट दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सूबे में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्मस्थल नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे और दुकानों को बंदिशों के साथ खोलने की मंजूरी मिली है। सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारी आएंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी। यह आदेश 1 से लेकर 16 अगस्त तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है। सरकार ने आज अगले 16 दिनों के लिए नया आदेश निकाला है। पहले से जारी लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, लेकिन कई तरह की बंदिशें लागू रहेंगी। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन का जो तीसरा फेज है उसमें 50% स्टाफ के साथ वो खुलेंगे और सरकारी और निजी दफ्तर यहां पर जरूरी सेवाओं के लिए 50% स्ट्रेंथ के साथ इनको खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डीएम अगर आदेश देंगे तो उसके बाद बाकी चीज़ों के खोलने का फैसला किया जाएगा। हम आपको बता दें कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे को इससे अलग रखा गया है। बिहार में कोई भी शॉपिंग मॉल इस दौरान नहीं खुलेगा, यानी 16 तारीख तक। रेस्टोरेंट को खोलने की मंजूरी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए होगी। वहां पर बैठ के खाने का कोई इंतजाम नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी। दुकान और मार्केट खोलने को लेकर नए नियम दिए गए हैं। इसका आदेश डीएम देंगे और ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक रहेगी। हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगाई गई है। बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होंगी और बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी। तो ये यहां पर राहत है, टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में 24 घंटे के अंदर 12 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 285 पहुंच गया। इधर राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 48,000 के पार कर गया है और यह तेजी से 50,000 की तरफ बढ़ रहा है। 24 घंटे के अंदर 1,445 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 48,001 पहुंच गई। पटना की अगर बात करें तो राजधानी में 24 घंटे के अंदर 285 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक 31,673 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट 66.5% से घटकर 66% तक पहुंच गया है। 3 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। माना जा रहा है कि 16वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र होगा। सत्र छोटा है, 6 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इस छोटे से सत्र के लिए जो कार्यसूची तैयार की गई है उसमें बाढ़ और कोरोना जैसी आपदा को लेकर कोई जगह नहीं है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सरकार कोरोना और बाढ़ पर बहस से बचना चाहती है या फिर कोई और रणनीति है। विधानसभा सत्र को लेकर सियासी संग्राम। छोटे से सत्र में आपदा जैसे मुद्दे गायब। क्या बहस से बचना चाहती है सरकार? बड़ा सवाल है, क्योंकि 16वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र है और इस सत्र के लिए जो कार्यसूची तैयार की गई है उसमें कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा को जगह नहीं दी गई है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आपदा जो आई है, पीड़ितों के लिए सरकार क्या कर रही है, यही उज्ज्वलंत मुद्दे हैं आज बिहार के। तो ये हम लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि सरकार तो 130 दिन से गायब थे, नीतीश कुमार जी नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों को एक ही मौका मिलता है विधानसभा में पूछने का। अब देखिएगा, एक चिट्ठी जो है विधानसभा की जो आई है, जिसमें कि द्वितीय वर्ग में मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी 3 दिन जो अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न जो पूछे जाएंगे, इसमें कहीं भी आपको आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग को छांट दिया गया है, हटा दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, इस विपदा की घड़ी में सबसे ज़्यादा उज्ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे सवाल ज़्यादा पूछा जाएगा, इसमें आपदा और स्वास्थ्य विभाग को क्यों हटा दिया गया है? अगर सरकार की तैयारी है तो सरकार भाग क्यों नहीं है, जवाब क्यों नहीं दे रही है? 4 दिन के सत्र के लिए जो कार्यसूची तैयार की गई है उसमें 4 अगस्त को शिक्षा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध और समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा कला संस्कृति युवा विभाग को कार्यसूची में जगह मिली है। 5 अगस्त को ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण, भवन निर्माण और श्रम संसाधन विभाग के मुद्दे पर चर्चा होगी। 6 अगस्त को कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, पशु मत्स्य संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, नगर विकास एवं आवास और सहकारिता विभाग पर चर्चा होगी। लेकिन इन तीनों दिन बाढ़ और कोरोना जैसी आपदा पर चर्चा का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा कई और भी विभाग हैं जिन्हें चर्चा के लिए जगह नहीं दी गई है। तो क्या सरकार अहम मुद्दों पर बहस नहीं चाहती है? और मैं समझता हूं कि जो नियमावली में प्रावधान है उसके हिसाब से जो प्रश्न लाए जाएंगे उसका उत्तर विधानसभा सदन चलते सदन में दिया जाएगा। और जिन विभागों को विधानसभा सचिवालय ने तय किया है वो तो रहेंगे ही। इसके अलावा भी अगर सरकार से विपक्ष कोई भी सवाल का जवाब चाहता है तो विपक्ष को हर सवाल का पूरा जवाब दिया जाएगा। सत्र के लिए जो कार्यसूची तैयार है उसमें आपदा को जगह नहीं मिली है, जबकि बिहार में कोरोना का कहर टूटा है, बाढ़ तबाही मचा रही है। फिर सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं चाहती है? क्या चुनाव में जाने से पहले सरकार अहम मुद्दों से बचना चाहती है? रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। भारी बारिश के बीच बिहार में आकाशीय बिजली का कहर बरप रहा है। गुरुवार को ठनका गिरने से सुबह में 10 लोगों की मौत हो गई। शेखपुरा में 3, जमुई में 5, सिवान में 1 और बेगूसराय में 1 शख्स की जान गई है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जमुई जिले में आज अलग अलग स्थानों पर 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है, जबकि शेखपुरा में 3 लोगों की मौत के अलावा 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। राज्य सरकार ने सभी पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो लगातार जब से बरसात का सीजन शुरू हुआ है तब से लगातार ठनका गिरने से लोगों की जान जा रही है। एक बार फिर से 10 लोगों की जान आकाशीय बिजली गिरने से बिहार भर में हो गई है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। सूबे के 12 जिलों में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। 102 ब्लॉक के 901 पंचायतों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। कुल 38,47,531 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से 3,09,511 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुल 19 राहत शिविर का संचालन हो रहा है। राहत शिविर में 25,116 लोगों ने शरण ले रखी है, जबकि इन प्रभावित इलाकों में 989 कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा है। कम्युनिटी किचन में 5,71,122 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया जा रहा है। तो राहत और बचाव के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 26 कंपनियां तैनात की गई है। उधर इन हालात पर सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बाढ़ पीड़ितों से बात की और उनका फीडबैक लिया। ये बरसात का समय और जितनी वर्षा हो रही है चारों तरफ, जो कई 12 जिले प्रभावित हैं, 30 लाख से भी ज्यादा आबादी प्रभावित हो गई, नहीं करीब 40 लाख के करीब आबादी हमारी प्रभावित हो गई है। हम लोग सबको मदद करने के लिए और सब तरह का काम करते हैं। इसमें सब में हमारे सरकार के सभी अधिकारियों कर्मियों की सबकी भूमिका है और पुलिस बल की भी भूमिका है। तो इस सब काम में लोग लगे रहते हैं, तो मुझे इस बात के लिए खुशी है। मिथिलांचल और सीमांचल में भी बाढ़ से प्रलय मची हुई है। दरभंगा में तो नेशनल पावर ग्रिड में बाढ़ का पानी घुस गया, जिस वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इधर सीमांचल में कोसी और परमान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। किशनगंज और भागलपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेशनल पावर ग्रिड में घुसा बाढ़ का पानी, बिजली आपूर्ति ठप, 12 जिले प्रभावित। सीमांचल में कोसी और परमान का कहर। दरभंगा में बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। गांव से लेकर शहर तक में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। आलम यह है कि दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के देकुली में मौजूद नेशनल पावर ग्रिड में बाढ़ का पानी घुस गया है।
नेशनल पावर ग्रिड में करीब 4 फीट पानी भरा हुआ है। ग्रिड में पानी भर जाने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। बिजली आपूर्ति ठप होने से दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बताया जा रहा है कि इसको ठीक करने में करीब 3 माह का वक्त लग सकता है। तो वहीं बागमती का पानी शहरों में पहुंचने लगा है। वार्ड नंबर 6 में रहने वाले कई परिवारों ने हाई स्कूल में शरण ले रखी है। हाई स्कूल में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। कि क्या स्थितियां वहाँ लगातार जो तमाम जहाँ भी आप देख सके पानी ही पानी है। बागमती नदी का जो जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ पर जो एक स्विच गेट बना है। नेपाल में भारी बारिश के बाद फारबिसगंज में परमना नदी फिर से उफनाई हुई है। नदी का पानी निचले इलाकों में भरने लगा है। पानी की तेज धारा से फारबिसगंज से कुर्सा कांटा जाने वाली रोड में बने डायवर्जन में कटाव शुरू हो गया है। ये पीछे की जो स्थिति है, ये डायवर्जन की स्थिति है फारबिसगंज कुर्सा कांटा सड़क मार्ग का, और पानी की रफ्तार यहाँ काफी तेज है। तो वहीं भागलपुर में गंगा और कोसी का कहर जारी है। एक तरफ गंगा भागलपुर के निचले इलाकों में फैल गई है, तो दूसरी तरफ कोसी नवगछिया के कई इलाकों में कहर बरपा रही है। खासकर कहारपुर और मकंदपुर में। कहारपुर का हाल तो ये है कि कोसी नदी गांव के बीचों बीच बह रही है। लगातार कोसी मैया का ये लोग पूजा कर रही है और ये प्रार्थना कर रही है कि आप शांत हो जाइए, बहुत हो गया। उनके इलाके का जो घर है लगभग आधा गांव कोसी में विलीन हो गया। इसको लेकर के ये लगातार ये लोग अब कोसी मैया का प्रार्थना में जुटे हैं ताकि कोसी मैया अब शांत हो जाए। कैमरामैन राहुल के साथ अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। दरभंगा के पावर ग्रिड में बाढ़ का पानी घुस गया है। बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और इसका असर 12 जिलों पर पड़ सकता है। पावर ग्रिड का क्या हाल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश ने। अभी हम खड़े हैं नेशनल पावर ग्रिड स्टेशन में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसकी क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ पर कल लगभग 3 फीट पानी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दरभंगा नेशनल पावर ग्रिड स्टेशन है, इसको जो है दरभंगा मोतिहारी पावर ट्रांसमिशन के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको यही बता दूं कि इस दरभंगा जिले अंतर्गत बहादुरपुर विधानसभा के देखलू गांव में बना हुआ है, और यहीं पर मैं बता दूं कि इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, और उसके बाद उत्तर बिहार के कई जिलों को इनसे बहुत फायदे हुए थे। ये और इन फायदों का जो है सो लगभग 24 घंटे लाइन की जो नीतीश कुमार की वादी थी वो पूरी भी हुई है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से ये पानी आया, ये ग्रिड स्टेशन पिछले 3 दिनों से ठप पड़ा हुआ है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी सारे परेशान हैं। इससे तो आप देख ही रहे हैं, जैसा पानी इंक्रीज किया है वो भी एक दिन में जो है सीधा 2 फीट का पानी इंक्रीज कर गया और हमारे कंट्रोल रूम में अंदर इंटर कर गया। सारे इक्विपमेंट हमारे जो हैं पानी में हैं अभी इस समय, और पूरी तरीके से हमारा पावर यहाँ से ठप है। पानी का लेवल बढ़ गया है, इसमें हम लोग अंदर इतने सारे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, सांप चल रहे हैं, उसको इग्नोर करके अपना जो हमारा एसेट है जो हम लोग बचा सकते हैं अंदर, क्योंकि ये पानी है, पानी हमारे सिस्टम को मेनली डैमेज करता है। अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा और पानी कमा नहीं तो बड़ी एक समस्याएं हो जाएगी। वहीं मैं बता दूं, अगर इनका साफ कहना है कि 2 से 3 दिनों में अगर पानी कमने लगा तो 2-3 महीने में यह पावर ग्रिड चालू हो जाएगा और लोगों को यहाँ की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। गोपालगंज में 9 जगहों पर बांध टूटने का मसला अब सियासी रंग ले चुका है। पहले तो इसे बीजेपी विधायक ने उठाया और सरकार के मंत्री अधिकारी पर निशाना साधा। अब विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बांध बनाने में भ्रष्टाचार का खेल हुआ है और बीजेपी विधायक का बयान इस बात को साबित कर रहा है। हालांकि जेडीयू इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से वहां पर लगातार पानी आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो बांध टूटे हैं वो करप्शन की वजह से वहां पर टूटे हैं। ये सारी चीजें जो पहले से आरोप लगता रहा है कि जल संसाधन विभाग के मिसमैनेजमेंट और भ्रष्ट संरक्षण के कारण ये सारे प्रोजेक्ट कहीं न कहीं बाढ़ की चपेट में भेंट चढ़ता जा रहा है। तो मिथिलेश तिवारी बोले या सुभाष सिंह बोले, तो
तो मामला तो कहीं न कहीं है। गोपालगंज जिला में गंडक नदी पे पायलट चैनल का निर्माण किया गया था ताकि पानी की धारा को मोड़ा जा सके, लेकिन इसके बावजूद कई जगह बांध टूट गई। ये जांच का विषय है। जांच उपरांत सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। बहुत आवश्यक है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस तरह से रोज जो पुलिया टूट रहा है, बाढ़ को वो पर्व की तरह ना बनाए, बाढ़ को देखें एक आपदा के रूप में और उसके लिए काम करे, जमीनी स्तर पे काम करे। बक्सर में पंचायत सचिव की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुर पंचायत सचिव का शव रोहतास के करगहर स्थित नहर से मिला। पंचायत सचिव सोमवार को अपने घर से ऑफिस के लिए निकले, लेकिन दूसरे दिन उनका शव बरामद हुआ। आशंका ये जताई जा रही है कि पंचायत सचिव का अपहरण करने के बाद हत्या कर शव को फेंक दिया गया। उधर पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि ये साफ नहीं हो रहा है कि हत्या की वजह क्या है। उधर स्थानीय जेडीयू विधायक ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग तो बहुत दुखी थे। डुमरा में ऐसा घटना नहीं होता था, ये पहला घटना है। इसलिए इस पर हम लोग गंभीर विचार करेंगे कि कौन इसमें दोषी है और दोषी व्यक्ति को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस पर अभी जो स्थिति है इसके बाद हम लोग विचार करेंगे इस पर। अभी स्पष्ट रूप से कहने लायक कोई बात सामने नहीं आई है। कुछ सुराग मिले, हम लोग काम कर रहे हैं, क्लियर होगा तो बताया जाएगा। ये जो घटना हुई है सर, इसमें कुछ लोग नामजद बताए जा रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह का अंजाम दिया गया है। अनुसंधान जारी है। हाँ, उस बिंदु में भी जांच की जा रही है, तीनों को इकट्ठा किया जा रहा है। बेतिया में नौतन के धूमनगर गांव में लोग पुलिस के खौफ में जीने को मजबूर हैं। दरअसल पुलिस की टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस की तरफ से कई लोगों के ऊपर केस कर दिया गया। उनमें से तो कई ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने या फिर 2.5 साल से भारत आए ही नहीं। उनके खिलाफ भी पुलिस ने केस किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से गांव में खौफ है, लेकिन इस मसले पर पुलिस के अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैसिया हमनी के बाटे कि हमार में गर्जियन के गए 6 महीना दिन भई। 6 महीना के बाद में हमरा के केस में डाल डाले बाड़े लोग। हनु गर्जियन चल गए बड़ा बाहर केस में। आज जम्मू में बानी, जम्मू कश्मीर में बानी, और रात दिन पुलिस आके रात के या दिन के परेशान करत तारे लोग। हमारे बेटा 2.5 साल से कतर में बड़े, विदेश गए बड़े, और रात दिन पुलिस आवत तरन घर में, कहत तरन कि पैसा दो, अपना लड़के के बुलाओ। तो हमारे लड़का इन्हें बाकी हम बुलाई कतर में बड़े, हमनी के खाल हराम कर दे रहे बड़े। हम नौतन थाना में हैं और यहाँ पर एक नौतन थाना में 25 तारीख को नौतन थाना पर धूमनगर गांव में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने, असामाजिक तत्वों ने ग्रामीण के हमला किया था, जिसमें 24 लोगों के ऊपर नेम्ड FIR दर्ज किया गया है और सैकड़ों लोगों के ऊपर अज्ञात हैं, जिससे गांव के लोग दहशत में हैं और जो गांव के पुरुष हैं वो गांव छोड़ के पलायन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस ने FIR दर्ज किया है, उस FIR में आधा दर्जन लोग ऐसे हैं जो कोई कतर में है, कोई नेपाल में है, कोई जम्मू कश्मीर में है। उसके बावजूद भी उन लोगों पर FIR दर्ज है और उनके घर के भी जो परिजन हैं वो घर छोड़ के फरार हैं। और इस मामले पर जिला के DSP, SP तमाम पदाधिकारी अभी भी मीडिया कर्मियों को कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। कैमरामैन न्याज के साथ धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया बेतिया। मामूली सी बात पर दबंगों ने गोली चला दी। मामला पटना सिटी के शारजाह कॉलोनी की है और बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता वसी अख्तर अपनी पत्नी के साथ रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी ने छत से पानी फेंक दिया। इस पर वसी अख्तर ने आपत्ति जताई तो दबंगों ने ईंट, पत्थर और गोलियां चला दी। दबंगों के हमले में तो वसी अख्तर और उनकी पत्नी बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में तनाव हो गया। पीड़ित दंपत्ति ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुटी है। आप लोग अंदर जाइए तो
आप लोग अंदर जाइए तो अंदर जाइए तो हम नीचे आया और नीचे आके और उसने जबरदस्ती हम लोगों से हाथापाई करने लगा। मेरे साथ भी किया, हमको एक धक्का ऐसा धक्का मारा कि मैं गिर गई और गिरने के बाद जब सारे मोहल्ले वालों ने देखा कि एक लेडीज गिरी हुई है तो आ गए मेरे पास, उठाने लगे हमको और उसके बाद जब मोहल्ले वाले को इन लोगों ने देखा तो क्या किया कि गेट में अंदर घुस के गेट में ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद ये ऊपर चढ़ गए और ऊपर से ये ईंटा फेंकने लगे। नवादा बिस्कुमान परिसर में खाद लेने के लिए जमकर मारपीट हुई। लाइन में आगे लगने के लिए हुए विवाद में लोगों के बीच पहले बहस हुई, उसके बाद मारपीट होने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और हंगामा कर रहे लोगों के साथ सख्ती से पेश आई। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए बिहार सरकार उनके परिवार की कानूनी मदद करेगी। मामले में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका के खिलाफ कैविएट फाइल करेगी। सरकार कोर्ट में यह अपील करेगी कि रिया की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान बिहार सरकार का पक्ष भी सुना जाए और सरकार के पक्ष को जाने बिना याचिका पर एक तरफा आदेश जारी न करे। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे। रोहतगी ने इस बात की खुद पुष्टि कर दी है। सुशांत सिंह सुसाइड केस में पटना पुलिस की जांच जारी है। पटना पुलिस ने सुशांत के नौकर से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, साथ ही बहन मीतू सिंह का भी बयान दर्ज किया। इधर सुशांत का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उधर आरोपी रिया चक्रवर्ती का अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो कहां है। सुशांत केस में पटना पुलिस की जांच जारी, नौकर से पूछताछ और बहन का बयान दर्ज। पुलिस की 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर नजर। सुशांत सुसाइड मामले में मुंबई में मौजूद पटना पुलिस की जांच जारी है। इस सिलसिले में पटना पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में राजीव नगर थाना जो है अब वो काफ़ी अहम कड़ी हो गया है, क्योंकि यहीं पर उनकी मौत के लगभग 42 दिन के बाद FIR दर्ज हुई है और जिसके बाद बिहार पुलिस की एक टीम जो है वो गई हुई है मुंबई में पुलिस जो है परत दर परत एक तरह से कहें कि इस पूरे मामले की तह में जाने की कोशिश कर रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पटना पुलिस ने सुशांत के नौकर से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। वहीं बहन मीतू सिंह का भी बयान दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह के नौकर और उनकी बहन मीतू सिंह ने पुलिस को इस केस से जुड़ी हुई जो जानकारी दी है वो बेहद गंभीर और सनसनीखेज है। उधर जांच टीम की सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर भी नजर है। साथ ही ईडी ने भी केस की कॉपी पटना पुलिस से मांगी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 15 करोड़ रुपए को लेकर जानकारी मांगी है। उधर सुशांत के परिजन मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही आरोपी रिया चक्रवर्ती को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हम लोग बिल्कुल इस प्रयास में लगे हैं कि बिहार सरकार इसमें आगे आए और बिहार सरकार का स्पष्ट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी हाल में हम सुशांत को न्याय दिलवाएंगे और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो बिहार सरकार खुद सीबीआई जांच की मांग करेगी। पटना पुलिस की जांच में तो लग रहा है कि कई अहम जानकारी सामने आई है, लेकिन सबकी नजर 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर है। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।